नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दौसा से बड़ी खबर है, जहां पर महिला डॉक्टर की आत्महत्या से जुड़ा हुआ मामला। राजधानी जयपुर में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। निजी अस्पतालों में ओपीडी आईपीडी के साथ ही इमरजेंसी सेवाएं भी बंद है। कुछ ही देर में सभी चिकित्सक जेएमए में मीटिंग करेंगे। कल भी बैठक की गई थी। आंदोलन में अब आगे की रणनीति को लेकर संयुक्त चर्चा की जाएगी। बड़ी जानकारी है। तो आज हड़ताल डॉक्टरों की जयपुर में लगातार जारी है। दौसा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या से जुड़ा मामला लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारियां इस मामले में हुई है। वहीं पुलिस अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। और अब जेएमए में डॉक्टर्स की कुछ ही देर में बैठक होने जा रही है। इसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। आखिर डॉक्टरों का रवैया आगे का क्या होगा। लेकिन डॉक्टरों के हड़ताल के चलते लगातार मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में एसएमएस अस्पताल समेत कई जगहों पर जो मरीज है सरकारी अस्पतालों में जब पहुंचे तो उन्हें डॉक्टर्स नहीं मिले और इसकी वजह से लोग परेशान हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। हक की हड़ताल में अब सियासत देखने को मिल रही है। डॉक्टर अर्चना के पति डॉक्टर सुनीत उपाध्याय ने दौसा के आईएमए जिलाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं और डॉक्टर सुनीत ने कहा है कि डॉक्टर महेश शर्मा ने गद्दारी की है। वे किरोड़ी लाल मीणा के आदमी हैं। यह खास रिपोर्ट देखिए। पिछली बार जब बलिया जोशी ने मुझे परेशान किया था तो मैंने आईएमए से मदद मांगी थी, डॉक्टर महेश शर्मा से मदद मांगी थी। और उन्होंने कहा था बलिया तो अपना ही आदमी है और उन्होंने मेरी मदद नहीं की थी। सब लोग बात जानते हैं। उसके बाद आईएमए में ग्रुप में मेरा झगड़ा हुआ था। डॉक्टर महेश शर्मा के खिलाफ मैंने लिखा था। इसका बदला वो आज ले रहे हैं मुझसे। डॉक्टर्स का ही फ़ायदा होता, पर तुमने गद्दारी करी डॉक्टर महेश शर्मा। तुम भी भुगतोगे एक दिन, ध्यान रखना। ये आंदोलन ने तो मेरा था, ये डॉक्टर्स का आंदोलन था। इसमें हमारे सारे प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन, अरिजदा सब इन्वॉल्व थे। सब ने सहमति बना के, सब ने, हमारे सचिवों ने, प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने, सब ने साइन किए हैं। उसके बाद में हड़ताल उनके कहने पे कॉल ऑफ हुई है। तो ये आरोप लगाना तो ये तो गलत है, लेकिन अब कोई लगा दे तो उसका मेरे पास इलाज भी नहीं है। सब लोग जानते हैं वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के आदमी हैं। उनका पूरा मकसद है किसी भी तरह से स्ट्राइक को कम किया जाए, कमज़ोर किया जाए, ताकि किरोड़ी लाल मीणा तक आँच नहीं पहुँचे। वो नमक का हक अदा कर रहे हैं। हम डॉक्टर्स का यही तो दुर्भाग्य है कि हम डॉक्टर कम हैं, नेता ज़्यादा हैं। अपने नेताओं के चंपी करना हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर महेश शर्मा ने यही काम किया है। शर्म की बात है। किरोड़ी लाल जी हैं तो दोस्त तो है, तो पिछले 40 साल से हैं, लेकिन मैं ऑनेस्टली मेरे डॉक्टर्स के साथ हूँ, था और रहूँगा। अगर किरोड़ी लाल जी कहने से करते तो पहले ही कोशिश कर लेते शायद आप इस हड़ताल को खत्म करवाने। नहीं, ऐसी कोई बात। किरोड़ी लाल ने तो आज तक मेरे को फ़ोन किया, मैंने उनको किया। मैं डॉक्टर्स के साथ था, हूँ और रहूँगा। तो ये तो मेरे डॉक्टर का ही मामला था। मेरे डॉक्टर ने सुसाइड किया था। अब इसमें इससे ज़्यादा एक्शन होने के कोई चांसेस नहीं है। और अगर हमको लगा दोबारा कि इन एक्शन में कोई कमी आएगी तो हम दोबारा हड़ताल कर देंगे। और इसी बीच उदयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें इस वक्त की अहम और बड़ी जानकारी उदयपुर से, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। बाइक सवार दंपति समेत एक मासूम की मौत हुई है। टक्कर के बाद बाइक खाई में गिर गई। मौके पर महिला की मौत होने की खबर है और साथ ही पिता और बेटी ने भी दम तोड़ दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त की। गोगुंदा के ओंगना मार्ग पर यह हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी तो आपको बता दें कि उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर सड़क हादसा हुआ। पिता, बेटी और मासूम ने इस सड़क हादसे में जान गंवाई है। गोगुंदा के ओंगना मार्ग पर यह हादसा हुआ। तो चले आगे बढ़ेंगे। राजसमंद जिले की राजनगर थाना पुलिस ने शराब तस्करी के मामले को लेकर के मुख्य खरीदार को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 25 फरवरी को नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने 300 कार्टन शराब के साथ कंटेनर पकड़ा था। इस मामले में उदयपुर प्रतापनगर थाने में तैनात हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अब करीब 1 महीने बाद मुख्य खरीदार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक कांस्टेबल की गिरफ्तारी हुई थी पहले, अब मुख्य खरीदार की गिरफ्तारी हुई है। शराब तस्करी का यह पूरा मामला, पुलिस ने कार्रवाई की है, मुख्य खरीदार को गिरफ्तार किया है।
वहीं राजसमंद जिले के भीम कस्बे में बीती रात को आग का तांडव देखने को मिला। यहां पर डाक बंगले के सामने स्थित 2 दुकानों में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी है। इसमें लाखों रुपए का माल जलकर खाक होना बताया गया है। आग को देखकर सैकड़ों की संख्या में आग पर मौके पर लोग इकट्ठा हुए और इसके बाद देवगढ़ से पहुंची दमकल ने इस आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि भीम डाक बंगले के सामने स्थित 2 दुकानों में बीती रात को शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और आग ने अपनी चपेट में कॉस्मेटिक और किराने की दुकान को भी लिया। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसमें दोनों दुकानें जलकर खाक हो गईं। सूचना पर पहुंची देवगढ़ नगर पालिका की दमकल ने इस आग पर काबू पाया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर राजसमंद की तस्वीरें हैं, जहां पर आग से काफी नुकसान हुआ है। 2 दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हुई हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोटा में फायरिंग की वारदात को अंजाम देने वाले 2 इनामी बदमाशों को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस वारदात में इस्तेमाल की गई अवैध देसी पिस्टल और बिना नंबर की बाइक बरामद की है। आरोपियों पर पहले से 4 मुकदमे दर्ज हैं। बहरहाल पुलिस का शिकंजा इन पर कसा है। 2 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। अवैध हथियार और बाइक बरामद करने का पूरा मामला कोटा का है, जहां पर बदमाशों की गिरफ्तारी हुई, उनसे अवैध हथियारों की बरामदगी की गई है और साथ ही एक बाइक भी पुलिस ने बरामद की है। इनसे पूछताछ की जा रही है। हथियारों को लेकर के जानकारी पुलिस जुटाने की कोशिश कर रही है। पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं कि किस तरीके से कोटा में हथियारों की सप्लाई होती है। वहीं उदयपुर के सवीना थाना इलाके में स्थित रोशन कॉलोनी में बीती रात को असामाजिक तत्वों ने एक मकान पर पथराव किया और कई घरों के कांच फोड़े हैं। जानकारी के मुताबिक भंवर कलाल नाम के एक व्यक्ति के परिवार के सदस्य जब सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि घर की खिड़कियों के सभी कांच टूटे हुए थे। एक बार उन्होंने समझा कि बच्चों ने खेल खेल में कांच तोड़ दिए होंगे, लेकिन पास में कुछ पत्थरों को देखकर उन्हें शंका हुई, जिस पर सीसीटीवी फुटेज उन्होंने देखे और उसमें नजर आया कि असामाजिक तत्व घर के बाहर आए पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। आसपास के मकान में जाग होने से वे मौके से भाग खड़े हुए। ये तस्वीरें आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। जानकारी मिलने के बाद सिवाना थाना पुलिस और स्थानीय विधायक समेत जनप्रतिनिधियों को भी सूचित किया गया। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। डूंगरपुर से अगली खबर, जहां पर नाका तोड़कर ड्राइवर भाग छूटा। नाकेबंदी तोड़कर के कार चालक के भागने की खबर मिल रही है। आपको बता दें कि पुलिसकर्मी को पीटने के बाद नाकाबंदी तोड़कर के कार चालक यहां से फरार हुआ। राम सागरा के मेवाड़ा में गुजरात बॉर्डर की घटना। नाकाबंदी पर जांच के लिए कार रोकी गई थी और कार रोकते ही पुलिसकर्मियों को लाठियों से पीटा गया और इसके बाद आरोपी कार चालक फरार हो गया। बहरहाल पुलिस आरोपी कार चालक की तलाश कर रही है। डूंगरपुर की घटना है, जहां नाका तोड़कर एक कार चालक भाग छूटा। ड्राइवर ने पहले पुलिसकर्मी को पीटा, उसके बाद मौके से भाग गया। बहरहाल पुलिस उसके पीछे लगी है, कोशिश कर रही है कि उसे जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए। बड़ी खबर इस वक्त की, पुलिस कर्मियों को लाठियों से पीट करके फरार हुआ एक ड्राइवर, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी जानकारी है। नाकाबंदी तोड़ करके ये कार चालक यहां से भागा और आरोप है कि इसने पहले पुलिसकर्मी को पीटा, उसके बाद मौके से भाग खड़ा हुआ। राम सागरा के मेवाड़ा में यह घटना हुई है, जहां पर नाकाबंदी पर जांच के लिए कार को रोका गया था और इसी दौरान यह कार चालक यहां से फरार हुआ है। नाकाबंदी तोड़ करके राम सागरा के मेवाड़ा में गुजरात बॉर्डर की पूरी घटना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। करौली में हालात तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में हैं। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस लगातार गश्त कर रही है। लोगों से कर्फ्यू के दौरान बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। साथ ही इधर नगर परिषद के कर्मचारी सड़कों पर फैले कचरे को साफ करने में जुटे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक आगजनी और पथराव में 3 दर्जन से अधिक दुकानों को नुकसान पहुंचा है। इससे पहले आज पुलिस ने आईपीएस मृदुल कच्छावा और राहुल प्रकाश के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया। वहीं आईजी प्रसन्न कुमार खमसेरा और संभागीय आयुक्त आलोक रंजन समेत कई अधिकारी करौली में कैंप कर रहे हैं। शांति बहाली की कोशिशों में लगातार जुटे हुए हैं। पुलिस का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
और साथ ही साथ पुलिस ने लोगों को अफवाहों से सावधान रहने के लिए कहा है, किसी भी तरह की अफवाहें नहीं फैलाने के लिए कहा है और साथ ही सोशल मीडिया पर अगर किसी ने अफवाहें फैलाई उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। 3 दर्जन से ज्यादा दुकानों को यहां पर नुकसान पहुंचा है। करौली हिंसा को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कर्फ्यू में लोगों से बाहर नहीं निकलने की अपील पुलिस की ओर से की गई है। पुलिस के बड़े अधिकारी मौजूद हैं, घटनास्थल पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। 3 दर्जन से ज्यादा दुकानें प्रभावित हुई हैं और लोगों से पुलिस ने कर्फ्यू में बाहर नहीं निकलने की अपील की है। तो लगातार कर्फ्यू करौली में अब देखने को मिल रहा है। इंटरनेट सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। बहरहाल पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि शांति कायम रखें। तो वहीं करौली हिंसा को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि करौली में हुई घटना दुखद है। सीएम अशोक गहलोत ने करौली घटना को लेकर के जानकारी दी कि उन्होंने डीजी से बात की। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि करौली हिंसा भड़काने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। ध्रुवीकरण की वजह से जगह जगह तनाव हो रहा है। सीएम ने कहा कि कानून का राज स्थापित करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश में जगह जगह ध्रुवीकरण हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज है, किसी को भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। उपद्रव करने वालों पर, उपद्रव फैलाने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। और साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पूरे मामले को लेकर के आला अधिकारी मौजूद हैं घटनास्थल पर और स्थिति अब नियंत्रण में है। करौली के अंदर जिस प्रकार से घटना हुई है, मैंने अभी सुबह भी बात की डीजी से। उनको मैंने कहा कि जिन्होंने हरकत करी है, जिन्होंने ये दंगे भड़काने का प्रयास किया है, इसके पीछे कौन हुई ताकत थी, उन सबको आप उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। चाहे कोई कौम हो, कोई धर्म के लोग हो, उनमें एक मैसेज आना चाहिए कि राजस्थान में कानून का राज ही स्थापित रहेगा। ये मेरा मानना है। उधर करौली में पथराव और आगजनी को लेकर के बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि करौली में तनाव के बाद इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर अफवाहों को रोकने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही है। पुलिस ने साफ किया कि किसी भी तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पर फैलाने वालों पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं, रखी जा रही है और कड़ी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ की जाएगी। आम लोगों को भी पुलिस ने ताकीद किया है कि अफवाहें फैलाएं नहीं और ना ही अफवाहों के भ्रम जाल में फंसे। 4 अप्रैल की रात 12:30 बजे तक कर्फ्यू के आदेश जारी किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। पथराव में 42 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। इन घायलों को सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां पर 27 लोगों को सामान्य इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है और 10 का चिकित्सालय में अभी इलाज चल रहा है। एक गंभीर घायल को जयपुर रेफर करने की जानकारी प्रशासन की ओर से दी गई है। पथराव में 4 पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की खबर है। तो उपद्रव के बाद तनाव की स्थिति है, लेकिन पुलिस की तरफ से लगातार नजर बनाए हुए हैं और अब पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। और 4 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आगजनी की तस्वीर है, उसके बाद पथराव की तस्वीर है, उसके बाद 42 लोग जिस तरीके से घायल होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और आखिरी की, सबसे आखिरी की तस्वीर जो पुलिस जाब्ता तैनात किया गया, भारी पुलिस बल की मौजूदगी है। जयपुर से भी पुलिस बल को और कई बड़े अधिकारियों को करौली भेजा गया है और उसके बाद लगातार कई बड़े अधिकारी पुलिस बल के साथ करौली में डेरा जमाए हुए हैं। देर रात को दोनों समुदायों के लोगों की बैठक भी की गई और ये साफ कर दिया गया कि किसी भी तरह का उपद्रव फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। शांति बनाए रखें, आम लोग कानून व्यवस्था का पालन करें, अफवाहों से बचें और साथ ही साथ कर्फ्यू और जो कानूनी नियम हैं उनका पालन किया जाए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, करौली हिंसा केस से जुड़ी हुई सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, नुकसान का पूरा सर्वे किया जाएगा। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले हम आपको बता दें, करौली हिंसा मामले को लेकर जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की।
ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा हम विष्णु के साथ चलेंगे। विष्णु, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, इस पूरे मामले में जो है अब तक सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। ये टीम जो है वो जांच करेगी कि दंगे जो हुए उसकी वजह क्या थी, जो पथराव था वो सुनियोजित एक षड्यंत्र था या फिर कोई तत्काल एक विवाद था। इस पूरे मामले को लेकर के एसआईटी गठित की गई। साथ ही साथ एक बड़ी खबर और यह है कि आज दोपहर 3 से 5 बजे तक जो कर्फ्यूग्रस्त इलाके हैं वहां पर डीएसओ अपनी टीम को लेकर जाएंगे और जो खाने पीने से जुड़ी हुई जो वस्तुएं जो होती है, जो अति आवश्यक सेवाओं से जुड़ी हुई जो वस्तुएं होती है, उनका जो है वितरण किया जाएगा। उसके अलावा एक बड़ी खबर और है कि चूंकि बोर्ड के एग्जाम इस समय राजस्थान में चल रहे हैं, तो ऐसे में करौली में जो कर्फ्यूग्रस्त इलाके में जो बच्चे जो फंसे हुए हैं उनको भी कल जो है परीक्षा के लिए छूट दी जाएगी, उनको परीक्षा में भेजा जाएगा। इसके लिए भी जो है व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए मैं बता दूं, शाम को करीब 4 बजे जयपुर कलेक्ट्रेट जो करौली जो कलेक्ट्रेट है यहाँ पर एक शांति समिति की मीटिंग होगी और उसके बाद आगे की और जो है गाइडलाइन जो है डिसाइड होगी। इसके अलावा जो एक बड़ी बात सामने आ रही है वो ये है कि जो नेटबंदी यहाँ पर लागू की गई थी वो यथावत रहेगी। जो नगर परिषद जो क्षेत्र है करौली का, यहाँ पर नेटबंदी जो है यथावत रहेगी। ये यहाँ से बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है। दोपहर 3 से 5 बजे तक आज कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में जो अति आवश्यक सेवाओं से जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं उनका वितरण किया जाएगा। डीएसओ की टीम जो है वहां जाएगी, इलाकों में जाएगी। और इसके अलावा एक बड़ी खबर और ये कि जो कल हिंसा करौली में हुई, उस हिंसा में जितने भी नुकसान हुआ उसका सर्वे किया गया है। यह सर्वे लगभग पूरा हो गया है। इसका फाइनल टच जो है वो बाकी है और उसके बाद ही अनुमान पूरा सामने आएगा कि कितनी दुकानों को आग लगाई गई, कितना यहाँ पे नुकसान हुआ, कितनी गाड़ियों को जो है आग लगाई। जी बिल्कुल विष्णु, हम अपने दर्शकों को बता दें सबसे पहले सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यह है करौली हिंसा मामले को लेकर के कि राज्य सरकार की तरफ से एसआईटी का गठन किया गया है। सहयोगी विष्णु बता रहे हैं पहली बड़ी खबर इस पूरे मामले पर एसआईटी का गठन किया गया। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले अपने दर्शकों को हम बता दें कि एसआईटी का गठन किया गया है। बोर्ड के जो विद्यार्थी यहां पर हैं उनकी परीक्षा का इंतजाम किया जाएगा, उनको कर्फ्यू से ढील दी जाएगी और साथ ही साथ यहां पर कर्फ्यू के चलते जो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है राशन को लेकर के, उसका वितरण भी किया जाएगा। विष्णु, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि कितने सदस्यीय एसआईटी होगी, इसका नेतृत्व कौन करेगा, कितने समय में रिपोर्ट देगी? देखिए, अब इसकी जो है पूरा जो जानकारी है वो सामने नहीं आई है, इसका खुलासा नहीं किया है, लेकिन अभी तक यही प्रारंभिक जानकारी सामने आई कि इस जो करौली जो हिंसा हुई है उसके लिए एसआईटी का गठित किया गया है। और जो कलेक्टर जो यहाँ के हैं उनसे कुछ देर बाद हम बात भी करेंगे, उनसे जानेंगे क्योंकि पूरा इस एसआईटी में कितने लोग जो हैं वो मौजूद होंगे। खासतौर पर जो राहुल जो प्रकाश जो डीआईजी हैं वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे, जो एसपी मृदुल कच्छावा हैं वो यहाँ पर हैं और माना जा सकता है कि इस टीम में जो है लोकल एसपी के अलावा जो डीआईजी राहुल प्रकाश है वे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जी तो लेकिन विष्णु, अभी क्या हालात है ग्राउंड पर, क्योंकि लगातार पुलिस शांति की अपील कर रही है, लोगों से कह रही है कि कर्फ्यू के दौरान वो बाहर नहीं निकलें, कानून व्यवस्था का पालन करें, शांति बनाए रखें और सबसे अहम बात विष्णु कि अफवाहों से बचें। अभी ग्राउंड स्थिति क्या है? देखिए, ग्राउंड स्थिति जो है वो ये है कि करौली का जो एकदम इनर जो इलाका है, जो हिस्सा है, वहां पर कर्फ्यू जो है पूरी तरह से उसकी जो है पालना की जा रही है। कर्फ्यू जहां पर कल झगड़ा हुआ था, हिंसा हुई थी, वहां पर पूरी तरीके से जो कर्फ्यू की पालना की जा रही है। अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि लोग जो है वो अपने घरों में बने रहें। उसके बाद जो बाहर का जो है वहां पर वाहनों की जो आवाजाही जारी है और जो मतलब जो जहां पर कल हिंसा हुई उससे करीब 1 किलोमीटर के इलाके में कर्फ्यू जो है उसकी पूरी तरह से जो है पालना करवाई जा रही है। डीआईजी राहुल प्रकाश है वे खुद फील्ड का दौरा कर रहे हैं, मृदुल कच्छावा है जो दौरा कर रहे हैं, एसपी करौली जो हैं वे खुद इलाके का दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ देर पहले एक आगजनी की सूचना आई थी, लेकिन बताया गया कि वह नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं उन्होंने कोई कचरा जलाया था। ऐसे में एक रूमर सामने आया था जिसका खंडन भी जो है जिला प्रशासन ने कर दिया गया है। और कुछ देर पहले जो हमारी एडीएम जो करौली के हैं उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि जो नगर परिषद के जो कर्मचारी थे उन्होंने कोई कचरा जलाया था जिससे वो आग की खबर आई थी, लेकिन वो गलत साबित हुई। जी बिल्कुल विष्णु, अभी इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं करौली में, और अगर हमारे दर्शकों तक कुछ तस्वीरें पहुंचा पाएं, वहां की दिखा पाएं, बता पाएं, और साथ ही साथ हम ये जानना चाहते हैं थोड़ा विस्तार से कि अभी तक आखिरकार
क्या कुछ बात हुई है, क्योंकि पुलिस लगातार नजर बनाए हुए हैं, और क्या अब कल जो है अगर आज सब कुछ सामान्य रहता है तो कल कर्फ्यू में ढील दी जा सकती है? देखिए, अभी कर्फ्यू में जो ढील देने की जो बात है उसमें शाम को जो 4 बजे जो मीटिंग होगी उसके बाद तय होगा। फिलहाल मेरा ये मानना है कि अभी कल शाम 4 बजे तक जो कर्फ्यू है वो लागू रहेगा। कल रात को 12 बजे तक कर्फ्यू की जो गाइडलाइन है वो जारी रहेगी। अभी हम जो है कलेक्ट्रेट में है, यहाँ पर कलेक्टर ने जो मीटिंग बुलाई थी, एडीएम ने उस मीटिंग को लिया और उसके बाद जो निर्णय अभी हाल में जो लिए हैं उन्हीं बातों को जो है हम जो अपडेट्स हैं वो हम दे पा रहे हैं। इसीलिए हमने इलाके का दौरा भी किया है। देखिए, ये जो पूरा जो करौली जो बाजार है, वहाँ पे बूरा बाजार है, उसके अलावा जो हटवाड़ा बाजार है, यहाँ पर हिंसा काफी ज्यादा हुई है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो दुकानों को जलाया गया है, और एक ही पक्ष नहीं, दोनों समुदाय की जो दुकानों को जो जलाया गया है यहाँ पर, ये भी हमने देखा। यहाँ पर ऐसा नहीं कि हिंसा में केवल एक ही जो समुदाय है उसको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। दोनों समुदाय के दोनों जो दुकान है उनको नुकसान हुआ है, गाड़ियों को नुकसान किया है। और उसके अलावा जो अभी अपडेट यह भी था कि कितना नुकसान हुआ है उसका पूरा सर्वे जो है कर लिया गया। तहसीलदार और उसके ऊपर के जो अधिकारी है उनको क्षतिग्रस्त जो ये हिंसक जो प्रभावित जो इलाके हैं वहां भेजा गया था। बाकायदा एक एक दुकान का वहां पर जो है सर्वे करवाया गया, और उसके बाद ही ये तय हो गया है कि कितनी दुकानों को जो है हिंसा हुई है, कितनी दुकानें जलाई गई है। इसका जो अपडेट्स हैं कुछ देर बाद हम उससे अवगत कराएंगे। जी बिल्कुल विष्णु, यहाँ पर देखें तो तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और लगातार कैंप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की ओर से भी कहा गया कि कोई भी उपद्रवी हो वो बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार काम कर रही है और यहाँ पर उपद्रव फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और ये तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक पहुँचाते हुए कि ये जिला कलेक्ट्रेट में बैठक, और बैठक के बाद तमाम जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और वो आगे की लगातार रणनीति बना रहे हैं, किस तरीके से लोगों को राहत देनी है, किस तरीके से लगातार जो है शांति बहाली की जाए। और तमाम लोगों से यही कहा जा रहा है कि अभी कर्फ्यू में बाहर नहीं निकलें, किसी को भी इस बात की अनुमति नहीं। और खास बात यह है कि जिन छात्र छात्राओं को चिंता थी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी 12वीं के जो परीक्षार्थी थे उनको लेकर के उनकी चिंता थी, और उनके लिए व्यवस्था की गई है कि कर्फ्यू में उन्हें ढील दी जाएगी कल जब। देखिए सुमित मैं आपको रोकूंगा। जी सुमित, आईजी जो भरतपुर रेंज जो आईजी हैं प्रसन्न कुमार खमेसरा वो हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। सर किस तरह का अभी नियंत्रण है, क्या स्थिति है अभी यहाँ पर? कर्फ्यू इम्पोज किया हुआ है और उसकी पूरी सख्ती से पालना कराई जा रही है। सर जो हिंसा है, कितने वाहनों को क्षतिग्रस्त हुए हैं, कितने हिंसा, क्या क्या नुकसान हुआ होगा सर? ये नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है। कोई राउंड अप किया गया, कितने लोगों को राउंड अप किया गया, मुकदमा क्या दर्ज हुआ है सर? करीब 2.5 दर्जन लोगों को राउंड अप किया गया है, उसमें कुछ लोगों को मुकदमे में भी अरेस्ट किया जा रहा है। एक बात और आ रही है सर कि जो ये बोर्ड के जो एग्जाम चल रहे हैं, उसके अलावा जो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उसको लेकर कोई रिलीफ दी जाएगी? अभी फिलहाल कर्फ्यू का पूरी पालना करवाई जा रही है, ये सब चीज बाद में देखी जाएगी। तो देखिए, आईजी का कहना है कि अभी जो कर्फ्यू की पूरी तरह से पालना करवाई जाएगी, लेकिन उसके पहले की जो अपडेट थी वो यही थी कि आज दोपहर 3 से 5 बजे तक डीएसओ कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में जाएंगे, और वहां जाने के बाद में वे अति आवश्यक जो सेवाएं हैं उनसे जुड़ी हुई खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनको वो अपनी टीम के साथ डोर टू डोर सर्वे वितरित करेंगे। जी बिल्कुल, लगातार राजनीतिक तौर पर भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अगर हम जनप्रतिनिधियों की बात करें विष्णु, वहां पर तो कौन कौन मौजूद है करौली में, क्योंकि सांसद से लगा करके विधायक और तमाम जनप्रतिनिधियों के भी बैठक में जो है शामिल होने की बात सामने आ रही थी। देखिए, अभी तक जो जनप्रतिनिधि बताया जा रहा है कि जो पूर्व जो एमएलए वो यहाँ पर हॉस्पिटल में मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं वो अस्पताल में जो भर्ती जो लोग हैं जो इस हिंसा में जो घायल हुए हैं वे यहाँ पर जो है उनसे मिलने के लिए जाने हैं। और आप देख सकते हैं जो आईजी रेंज जो भरतपुर रेंज आईजी है प्रसन्न कुमार खमेसरा वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं, और लगातार जो पुलिस ऑफिसर्स हैं इस पूरे इलाकों में जो है लगातार गश्त कर रहे हैं। यहाँ पर पूरे मामले की जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। और अभी आप देख सकते हैं ये जो काफिला है वो वापस से बाजार के लिए निकल चुका है, और ये जो बाजार है करौली के जो बाजार हैं ये यहीं पर जो है पूरे अधिकारी जो है लगातार गश्त कर रहे हैं, और जो है अब जो है स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। और लगता है जो पुलिस का ये भी कहा जा रहा है कि आप अश्योर हैं हमारी ओर से कि आप। बिल्कुल विष्णु, लगातार नजर बनाए हुए हैं पल पल की अपडेट पर, और सबसे बड़ी जानकारी यही है इस पर पूरे मामले को लेकर अब तक की कि राज्य सरकार की ओर से एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, आखिरकार ये क्या जो मामला था पूरा
षड्यंत्र पूर्वक अंजाम दिया गया, सुनियोजित था, या फिर अचानक से यह घटना घटित हुई? इसके पीछे की वजहों को जानने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ किया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो जिसने उपद्रव फैलाया है। तमाम लोगों पर कार्रवाई होगी। पुलिस कर रही है, सभी से शांति की अपील कर रही है और साथ ही साथ तमाम लोगों से अफवाहों से सावधान रहने की भी अपील की जा रही है। पुलिस ने यह भी साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया पर लगातार वे नजर बनाए हुए हैं। अगर किसी भी शख्स ने सोशल मीडिया के जरिए उपद्रव फैलाने की कोशिश की, अफवाहों को फैलाने की कोशिश की, तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच पाली से सबसे बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि पाली में धारा 144 लागू की गई है। भीम सेना के चीफ चंद्रशेखर आजाद के प्रस्तावित धरना प्रदर्शन को लेकर के प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी पाली से इस वक्त की। आपको बता दें कि भीम सेना प्रमुख और साथ ही आजाद समाज पार्टी कांशीराम के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के आज पाली पहुंचने का कार्यक्रम था। उसी को लेकर धारा 144 लागू कर दी गई है। चंद्रशेखर आजाद एक दलित युवक हत्याकांड मामले को लेकर न्याय की गुहार लगाने की बात करते हुए पाली में पहुंच रहे थे और इससे पहले प्रशासन ने धारा 144 लागू की है। उनके साथ आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी यहां पर आ रहे थे और इसी दौरान उन्हें उदयपुर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है पुलिस की तरफ से। पाली से बड़ी खबर यह है कि जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड को लेकर के लगातार दलित संगठनों में लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। पाली में धारा 144 लागू है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच भरतपुर से बड़ी खबर है, जहां पर छेड़छाड़ करना महंगा पड़ गया। भरतपुर से बड़ी जानकारी, भीड़ ने युवक की जमकर पिटाई की है। लाठी डंडों से युवक को पीटा है। नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के इस पर आरोप लगाए गए। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने इस युवक को गिरफ्तार किया है, लेकिन उससे पहले युवक के साथ भीड़ ने जमकर मारपीट की है। ये भरतपुर से बड़ी खबर है। बहरहाल पुलिस ने इस युवक को हिरासत में लिया, इससे पूछताछ की जा रही है। उससे पहले की तस्वीरें हिंसा की देखिए। आम लोग लाठी डंडे लेकर कानून में हाथ में लेते हुए जगह जगह देखे जा सकते हैं। भरतपुर की तस्वीर भी जरा गौर से देखिए। इस युवक पर आरोप यह है कि इसने छेड़छाड़ की थी और उसके बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने लाठी डंडे हाथ में उठाए, कानून को अपने हाथ में लिया। न पुलिस का खौफ, न प्रशासन का खौफ, और मारने लगे। जैसे ही पुलिस पहुंची, पुलिस ने इस युवक को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जाएगी। और अब बात कर लेते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां पर आज इमरान खान की किस्मत का फैसला होना है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान, अगर सब कुछ संविधान के हिसाब से यहां पर होता है और स्पीकर निष्पक्ष रहते हैं, तो इमरान सरकार का जाना तय माना जा रहा है। शनिवार रात को इमरान खान ने अपने घर पर पार्टी के सांसदों को बुलाया। इस मीटिंग में महज 140 सांसद ही पहुंचे। इससे यह साफ हो गया कि इमरान का जो स्थिति है वो बेहद खराब नजर आ रही है। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन का आंकड़ा 200 से ज्यादा हुआ। माना जा रहा है कि वोटिंग से पहले इमरान सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले इस्लामाबाद में तमाम सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। करीब 3000 पुलिसकर्मी संसद के आसपास तैनात किए गए हैं। इसके अलावा रेंजर्स को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। एक तरफ इमरान खान के समर्थक राजधानी में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी अपने समर्थकों के साथ तैयार है। खुफिया एजेंसियों को इस बात की आशंका है कि विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के बाद या पहले दोनों पक्षों के समर्थक हिंसा फैला सकते हैं और खित्ते में हिंसा नहीं हो, इसके लिए तमाम सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। तो वहीं महंगाई को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि काला धन लाने की बात कही गई थी वो झूठी निकली। चुनाव के लिए डीजल पेट्रोल के भाव रोके हुए थे और चुनाव होने के बाद लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं। महंगाई बेलगाम हो गई है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि चुनाव के बाद लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। कांग्रेस मुक्त करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे। सीएम ने कहा कि कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी है। पूरा देश कह रहा था कि 5 चुनाव तक रोक लगाई हुई है कि पेट्रोल डीजल दाम नहीं बढ़ने चाहिए, रोक लगाई हुई है जिससे कि उनको नुकसान नहीं हो। और चुनाव खत्म होते ही ये प्राइस बढ़ेंगे और वही देश देख रहा है।
तो देशवासियों को समझ में आना ही चाहिए कि इनका गवर्नेंस करने का तरीका क्या है। कि आप चुनाव में लाभ उठाने के लिए तो आप रोक लगा दो और बाद में आप एक साथ में प्राइस बढ़ाना शुरू कर दो। 10 दिन से बढ़ रही प्राइस करीब करीब। तो ये जो तरीका है ये कोई गवर्नेंस का तरीका नहीं होता है और इसीलिए आज महंगाई बढ़ती जा रही। पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, डीजल के बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। एलपीजी का अलग बढ़ा दी है, कहाँ तो उज्ज्वला योजना थी। इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।